लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम लोगों ने अध्ययन करना स्टार्ट किया है प्लेटो का, और प्लेटो के विषय में बात किया था कल के क्लास में प्लेटो का सामान्य परिचय। अब हम लोगों को बात करना है प्लेटो के समय की उस पृष्ठभूमि पर जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। तत्कालीन प्लेटो के समय में जो प्रॉब्लम थी, वह समस्या थी तत्कालीन यूनान की कुछ बेसिक समस्याएं थी। तत्कालीन यूनान की जो समस्या थी, उस समस्या में हम लोग इस बात को देखते हैं कि वह समस्या थी एक है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला था, और दूसरी मुख्य समस्या थी अज्ञानता एवं अशिक्षा की। दूसरी थी अज्ञानता एवं अशिक्षा की। तत्कालीन यूनान की दूसरी समस्या अज्ञानता एवं अशिक्षा की, और तीसरी मुख्य समस्या थी भ्रष्टाचार की। तत्कालीन यूनान के 3 मुख्य समस्याएं थी। इसलिए यूनानी नगर राष्ट्र, यूनान नगर राष्ट्र पतनोन्मुखी हो गया था। इसी यूनानी नगर राष्ट्र को एक आदर्श और राज्य में परिवर्तित करने के लिए प्लेटो के द्वारा जिसका चुनाव किया गया, वह है दार्शनिक राजा के शासन का इनके द्वारा समर्थन किया गया। और दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने हेतु प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया, तो वह उद्देश्य है राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा है अज्ञानता एवं अशिक्षा को समाप्त करने के लिए प्लेटो ने जिस सिद्धांत को दिया, उसको कहते हैं शिक्षा का सिद्धांत। और तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्लेटो के द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वह था साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद में इनके द्वारा 2 साम्यवाद दिया गया। एक है परिवार का साम्यवाद, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। एक साम्यवाद को हम परिवार का साम्यवाद कहते हैं, और दूसरे को कहा गया जिसको संपत्ति का साम्यवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लेटो के द्वारा 2 महत्वपूर्ण साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन किया गया। एक है परिवार का साम्यवाद, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। तो सबसे पहले आपको यह बात समझ लेना था कि तत्कालीन यूनान के वह पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया गया आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, क्योंकि तत्कालीन यूनानी नगर राष्ट्र अराजकता के दौर से गुजर रहा था, और इसी अराजकता पूर्ण राज्य के अंतर्गत तत्कालीन यूनान के महानतम व्यक्ति सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। इसलिए प्लेटो के द्वारा अपने संपूर्ण विचारधारा
का प्रतिपादन किया गया और राजनीति में जाने की अपनी इच्छा का त्याग कर दिया गया और यह एक दार्शनिक बन बैठा। इसलिए हमको सवाल आएगा कि प्लेटो ने अपने आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया। तो वह राज्य है आदर्श राज्य, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी, जिसमें अज्ञानता और अशिक्षा नहीं होगी, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए इन जब 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देंगे तो आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इस आदर्श राज्य की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर दार्शनिक राजा के शासन को लागू कर दिया जाएगा। यह बात प्लेटो के द्वारा अपने विचारधारा में बतलाने का प्रयास किया गया। चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित सबसे पहले सिद्धांत का नाम क्या है। न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का विवेचन करने से भी पूर्व सबसे पहले तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय के सिद्धांत का तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय के सिद्धांत का परीक्षण किया। इसलिए आपको यह सवाल मिलान करने के लिए आता है कि तत्कालीन यूनान में न्याय का सिद्धांत कौन कौन सा था। और इस बात को करने का भी कारण है चूँकि ये आदर्शवादी हैं। आदर्शवाद 2 भागों में किसी भी विषय वस्तु का विवेचन करता है। पहला है यथार्थ और दूसरा है आदर्श। आदर्श का अर्थ होता है कैसा होना चाहिए। आदर्श का अर्थ होता है कैसा होना चाहिए और यथार्थ का अर्थ होता है कि तत्कालीन समय में कैसा है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्लेटो के द्वारा सर्वप्रथम तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय के विचारों का खंडन किया। और यह खंडन इस प्रकार किया कि तत्कालीन यूनान में न्याय के कुछ सिद्धांत प्रचलन में थे, जिसको पहला कहते हैं न्याय का परंपरागत सिद्धांत। और न्याय के परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन 2 लोगों ने किया था। एक है सिफालस और दूसरा है पोलेमार्कस। एक था सिफालस और दूसरा था पोलेमार्कस। ये 2 महत्वपूर्ण विचारक हैं और दोनों ही विचारकों का संबंध था जिस विचारधारा के साथ उसको कहा जाता है सोफिस्ट वर्ग। यह सोफिस्ट वर्ग कुछ और नहीं है बल्कि यह सोफिस्ट वर्ग पूंजीवादी वर्ग है। और इस पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा को वर्तमान में उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इसलिए यूनान में उदारवाद को क्या कहते थे, अगर यह सवाल आता है तो आपको लगाना है पूंजीवादी वर्ग। यह बात यहाँ पर इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के कहने का आशय यह है कि कोई भी ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है उसको व्यक्तिवाद कहते हैं। आपने कल पढ़ा था कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राज्य को साध्य मानता है
और व्यक्ति को साधन मानता है और उस आदर्शवादी विचारधारा के जन्मदाता प्लेटो रहे। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु रहे। प्लेटो राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीतिशास्त्र के अंतर्गत किया गया था। मिलान करने के लिए सवाल आता है, खंडन का आधार प्लेटो ने क्या बनाया? न्याय के संदर्भ में तत्कालीन यूनान में दो विचारधाराएं रहीं। पहला परंपरागत सिद्धांत में नंबर 1 पर सिफालस, दूसरे पर पोलीमार्कस। सिफालस ने कहा कि सत्य बोलना और कर्ज को चुकता करना न्याय है। सत्य बोलना और कर्ज को चुकता करना न्याय कहलाता है, चुकता करना न्याय है। जबकि पोलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार ही न्याय है। उचित व्यवहार ही क्या कहलाता है? प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार न्याय कहलाता है, न्याय है। यह बात किसने कहा? आपको अगर आता है तो आपको लगाना है सोफिस्ट चिंतक पोलीमार्कस। इस का यह भी अर्थ होता है कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का, मित्र के साथ मित्रता एवं शत्रु के साथ शत्रुता का बर्ताव करना न्याय है। यह बात भी पोलीमार्कस का है। आप देखिए, इस बात को तो परंपरावादी सिद्धांत में कहा गया। प्लेटो ने इस बात का खंडन कर दिया और प्लेटो ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि सत्य बोलना और कर्ज चुकता करना हर समय न्याय नहीं होता है, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और यह अवधारणा समय सापेक्ष अवधारणा है। इसको सापेक्ष अवधारणा कहते हैं। सत्य बोलकर देश का गोपनीय दस्तावेज शत्रु देश को बता देना यह न्याय नहीं होगा। कर्ज चुकता करने का आशय न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से पूंजीवादी दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। कर्ज का अर्थ यहाँ प्लेटो ने इसका अन्वेषण करते हुए इस बात पर भी बल दिया कि यदि कोई स्वस्थ चित्त, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति प्राणघातक हथियार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है, परंतु वह कालांतर में विकृत चित्त का होता है और वह प्राणघातक हथियार को मांगता है, तब उसको वापस करना न्याय भला कैसे होगा? क्योंकि उस हथियार से वह विकृत चित्त का होने के कारण अपना प्राण भी ले सकता है। इसको जानते हुए उस प्राणघातक हथियार को लौटा देना न्याय नहीं होगा। इस आधार पर प्लेटो के द्वारा सिफालस के न्याय संबंधी डिफिनीशन का खंडन कर डाला। दूसरा आता है पोलीमार्कस, और पोलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार न्याय होगा। उचित शब्द अपने आप में ही प्लेटो ने कहा कि यह उचित शब्द अपने आप में ही अस्पष्ट है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर इसको देखा जाए तो उचित और अनुचित का कोई सर्वमान्य मानदंड नहीं होता, और यह कहना कि मित्र के साथ मित्रता एवं शत्रु के साथ
शत्रुता का बर्ताव न्याय होगा, यह तार्किक नहीं हो सकता। यह तार्किक इसलिए नहीं है कि जिसको हम मित्र समझते हैं अनेक बार वह छिपे रूप में शत्रु होता है, और जिसको हमने शत्रु समझा वह मित्र होता है। दूसरा, चूँकि पॉलीमार्कस का यह परिभाषा व्यापारिक नियम पर आधारित है, केवल लाभोन्मुखता पर आधारित है, यह अपने निजी स्वार्थ पर आधारित है, इसलिए प्लेटो के द्वारा इसका खंडन कर दिया गया और कहा गया कि यह न्याय नहीं होगा क्योंकि यह व्यापार के नियम पर आधारित है। इसके बाद आता है एक दूसरा सिद्धांत न्याय के संदर्भ में, जिसे न्याय का उग्रवादी सिद्धांत कहते हैं। और उग्रवादी सिद्धांत की बात करना का प्रतिपादन किया था, जिनका नाम है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस ने इस बात को कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है। आपको यह अनेक बार आया कि न्याय शक्तिशाली का हित है। यह बात किसने कहा? न्याय शक्तिशाली का हित है, यह बात थ्रेसीमेकस ने कहा। इनका यह दृष्टिकोण उग्रवादी है। क्योंकि यह पूर्णतया यथार्थवादी दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। थ्रेसीमेकस ने इस बात को उठाने का प्रयास किया कि वास्तव में समाज में और राष्ट्र में जो शक्तिशाली वर्ग होता है वह मूलतः नियम, कानून और विधि का निर्माण करता है। उसका अनुपालन शक्तिशाली वर्ग के हित पर आधारित होता है, इसलिए उसका पालन करना ही न्याय होगा। क्योंकि यह नियम, कायदा, कानून का पालन न किया जाए तो समाज में अराजकता आ जाती है। यह बात थ्रेसीमेकस के द्वारा बतलाया गया। बट प्लेटो ने इस बात का खंडन किया और कहा कि न्याय की यह अवधारणा पूर्णतया एकांगी है। शक्तिशाली का हित अगर न्याय होगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ हो जाएगी। समाज में मत्स्य न्याय का प्रचलन हो जाएगा। इसलिए शक्तिशालियों का हित ही न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो ने इस बात का खंडन कर दिया। इसलिए आपको तीन बातें मालूम हो गई। एक सेफालस का कथन, दूसरा पॉलीमार्कस का कथन और तीसरा थ्रेसीमेकस का कथन। तत्कालीन यूनान में न्याय का एक अन्य विचार है जिसको न्याय का तीसरा सिद्धांत कहते हैं। उसको व्यवहारवादी सिद्धांत कहा गया। और न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है ग्लाकन। ग्लाकन ने कहा कि न्याय निर्बल की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है। निर्बलों की आवश्यकता है। अगर हमको यह सवाल आता है तो यह सवाल किसने कहा आपको आएगा, तो आपको बतलाना है कि यह बात ग्लाकन के द्वारा बतलाया गया कि न्याय निर्बल की आवश्यकता होता है। लेकिन अगर हम लोग इसी संदर्भ में कुछ और इसी से मिलता जुलता सवाल भी आता है, और यह सवाल भी ग्लाकन से संबंधित है। इन्होंने न्याय को कृत्रिम वस्तु कहा। अर्थात आपको आएगा कि न्याय कृत्रिम वस्तु है या न्याय समझौते की वस्तु है। यह बात किसने कहा है, तो आपको बतलाना है कि न्याय समझौते की वस्तु है या न्याय कृत्रिम अवधारणा है या न्याय निर्बल व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आपको लगाना है ग्लाकन, और ग्लाकन का संबंध है व्यवहारवादी विचारधारा से।
इनके द्वारा न्याय की ऐसी डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन का भी खंडन प्लेटो के द्वारा किया गया। और प्लेटो ने कहा कि पहली बात तो यह कि न्याय निर्बल की ही नहीं, निर्बल के साथ साथ सबल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यह बात भी पहले की ही तरह थ्रेसिमेकस के ही समान एकांगी है। और दूसरा, कृत्रिम वस्तु या समझौते की वस्तु कहने का अर्थ है कि न्याय बाहर से थोपा गया कोई विचार है, अर्थात न्याय बाहर से आया हुआ है। प्लेटो ने इसका खंडन किया और प्लेटो ने इस बात पर बल दिया कि न्याय बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं, बल्कि यह अंतर्मन की एक वस्तु होता है। इसलिए इन आधारों पर प्लेटो के द्वारा न्याय के संदर्भ में तत्कालीन यूनान में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों का इनके द्वारा खंडन कर दिया गया। और जब इनके द्वारा न्याय के विभिन्न सिद्धांतों का खंडन कर दिया गया, तब खंडन करने के बाद इन्होंने न्याय के संदर्भ में अपनी बात को कहने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको यह सवाल आएगा कि प्लेटो का न्याय, प्लेटो के द्वारा आपने न्याय सिद्धांत की परिभाषा कैसे बतलाई गई। आपको यह बतलाना है कि प्लेटो ने न्याय की परिभाषा में क्या कहा। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्य का पालन करना, तथा किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय कहलाता है। हस्तक्षेप न करना यह न्याय कहलाता है। यह बात कहा था किसने? प्लेटो ने। तो आपको अगर यह सवाल आता है कि यह परिभाषा किसने दिया, तो आपको लगाना है कि यह परिभाषा प्लेटो ने दिया। और प्लेटो की इस परिभाषा का आधार क्या है, आपको यह सवाल आएगा क्लियर कट। आपको मेन पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यह बात आधारित है कार्य विशेषीकरण और हस्तक्षेप पर। बट आपको एक बात लगे हाथ समझ लेना है कि अगर यह आ गया कि हस्तक्षेपवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो हस्तक्षेप तो दिया है प्लेटो ने, क्योंकि हस्तक्षेप कार्य विशेषीकरण का एक पूरक मॉडल है। यह एक पूरक सिद्धांत है। बट हस्तक्षेप का विचार पूर्णतया पूंजीवाद का है। और यह विचार ब्रिटेन के महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। और एडम स्मिथ ने इसको बतलाया था कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। आपको अगर यह आता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यह विचार किसने दिया है, तो आपको बतलाना है कि यह विचार एडम स्मिथ ने दिया। और एडम स्मिथ का संबंध है व्यक्तिवाद और उदारवाद से।
व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारधारा का प्रतिपादन ब्रिटेन में करते हुए बतलाया गया कि हस्तक्षेप की अवधारणा जहाँ पर प्लेटो से है, आववाद अर्थात विचारधारा के धरातल पर इसका समर्थन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। तो आपको यह बात मालूम हो गया। अब समझना है कि आखिर प्लेटो के द्वारा अपनी बात को कहने के लिए परिभाषा आपको मालूम हो गया। अब यह समझना है कि प्लेटो ने अपनी बात को कहते हुए न्याय के कितने पक्ष बतलाए। न्याय के पक्ष, सबसे पहला आपको यहाँ पर सवाल आएगा, न्याय का पक्ष। न्याय के इनके द्वारा दो पक्ष बतलाए गए, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा आता है सामाजिक न्याय। एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय को समझाने के लिए प्लेटो के द्वारा कहा गया कि यदि राज्य को समझना है तो आपको व्यक्ति को समझना होगा। क्योंकि इनके द्वारा इसी आधार पर बतलाया गया कि व्यक्ति राज्य की मूल इकाई है। व्यक्ति राज्य की मूल इकाई होता है। यह बात किसने कहा है? आपको सवाल आता है तो बतलाना है कि यह बात प्लेटो ने कहा, जबकि परिवार राज्य की मूल इकाई है, यह कथन है अरस्तु का। परिवार राज्य की इकाई है, यह बात कहा है अरस्तु ने। व्यक्ति राज्य की मूल इकाई है, यह बात कहा है प्लेटो ने। और इन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद रूप है, या राज्य व्यक्ति का विस्तार है। राज्य व्यक्ति का विस्तार है। आपके एग्जाम में इस पर आधारित सवाल पूछा जाएगा तो आपको बतलाना है कि यह बात किसने कहा। यह बात कहा है प्लेटो ने। अब आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत न्याय क्या होगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में प्राकृतिक रूप में कुछ गुण होते हैं, इसलिए कुछ व्यक्ति में गुण होते हैं और यही गुण उसका स्वभाव निर्धारित करता है। और यह स्वभाव ही मूलतः वह किस वर्ग का सदस्य होगा यह डिफाइन करता है। तो हम लोग अब देखते हैं गुण। गुण में सबसे पहले आता है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा जो स्वभाव बनता है वह शासक वर्ग का निर्माण करेगा। बट यहाँ पर बुद्धि का व्यक्तिगत न्याय में दूसरा गुण आता है साहस का, और तीसरा गुण आता है इसमें तृष्णा या वासना का। तीन गुण होते हैं। अगर बुद्धि का नियंत्रण तृष्णा पर है तो इसको व्यक्तिगत न्याय बोला। किसने? अरस्तु ने। आपको अगर आया कि बुद्धि का नियंत्रण तृष्णा पर है तो उसे व्यक्तिगत न्याय कहते हैं। और यदि बुद्धि और तृष्णा में संघर्ष होता है तब साहस बुद्धि की तरफदारी करेगा, इसको कहते हैं व्यक्तिगत न्याय। और जब तक व्यक्तिगत न्याय नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इस बात का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया। प्लेटो ने अपनी बात को अब आगे बढ़ाया और कहा कि यही व्यक्तिगत न्याय कालांतर में सामाजिक न्याय में कन्वर्ट हो जाता है।
बुद्धि तत्व के जिसमें प्रबलता होती है वे लोग, बुद्धि का मुख्य काम होता है नियंत्रण रखना, और जो नियंत्रण रखने का काम करता है उसको कहते हैं शासक वर्ग। और यह शासक वर्ग आपको कहा कि इसमें सतोगुण पाया जाता है, और यह सतोगुण वाले आदमी को इन्होंने कहा कि इसको हम स्वर्ण धातु के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ये अर्थात एक वर्ग हो गया शासक वर्ग। अब दूसरा है इसमें साहस। यह साहस का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। और यह सुरक्षा करने का कार्य जो करता है, सामाजिक न्याय में उसको प्लेटो ने सैनिक वर्ग कहा, और इसमें पाया जाता है रजोगुण, और इसको उन्होंने एक धातु के नाम से संबोधित किया जिसको कहते हैं तांबा। तीसरा तत्व है जिसको कहा गया है तृष्णा, और तृष्णा का कार्य होता है उत्पादन। यह करता है उत्पादन, और जो उत्पादन करता है प्लेटो ने उसको कहा उत्पादक वर्ग। और यह उत्पादक वर्ग में पाया जाता है तमोगुण, और इस तमोगुण वाले के को संबोधित किया है लौह धातु से, लौह धातु से संबोधित किया। इसलिए समाज में या राज्य में 3 वर्गों का निर्माण हो गया, और यह 3 वर्गों का निर्माण मूलतः व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर हुआ। बुद्धि तत्व का कार्य होता है नियंत्रण करना या शासन करना, इसलिए शासक वर्ग शासन करे, सैनिक वर्ग सुरक्षा करे, और उत्पादक वर्ग उत्पादन करे। इस बात का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा अपने सामाजिक न्याय के अंतर्गत कहा गया। इसलिए इस कथन के साथ साथ प्लेटो का एक अन्य महत्वपूर्ण कथन भी है, और वह कथन प्लेटो का यह है कि न्याय मन की प्रवृत्ति है। आपको आएगा कि यह कथन किसने कहा कि न्याय मन की प्रवृत्ति है, या आपको आएगा कि न्याय अंतर मन की, न्याय अंतर मन की एक वस्तु है, अंतर मन की एक वस्तु है। यह सवाल भी आपके एग्जाम में आएगा। दोनों बातें किसने कहा? आप बतला देंगे कि दोनों बातें प्लेटो का ही स्टेटमेंट है। राष्ट्र व्यक्ति का बृहद रूप है, यह बात भी प्लेटो का स्टेटमेंट है। और अपने इस बात को कहने का कारण है कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय के बीच में एक सामंजस्य की स्थापना करना, और इस सामंजस्य को स्थापित करते हुए प्लेटो के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया। इसलिए यहाँ पर न्याय के पक्ष को भी आपने बखूबी समझ लिया। आप देखिए, बात यहाँ पर यह देखना है कि आखिर प्लेटो के द्वारा आपने न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं बतलाई गई। न्याय सिद्धांत के विशेषताओं को जो बतलाया है वह है प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत की विशेषता बतलाई गई, और उस विशेषता के अंतर्गत सबसे पहले कहा कि यह कार्य के विशेषीकरण पर आधारित होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित वर्ग के अनुसार काम करेगा और किसी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करेगा। इसको कहते हैं कार्य विशेषीकरण। इससे कार्य की गुणवत्ता होगी
और जो तत्कालीन यूनान की एक समस्या थी, और वह समस्या थी और राजनीतिक अस्थिरता की। वह राजनीतिक अस्थिरता आज समाप्त हो जाएगा, और राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर सवाल यह आता है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस समस्या के समाधान के लिए किया, तो आपको बतलाना है कि राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि यह असमन्वय की स्थापना पर बल देता है। यह समन्वय की स्थापना पर बल देता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने गुणों के अनुकूल जिस गुण को अधिक मात्रा में धारण करता है, वह उसी वर्ग का सदस्य होकर उसी कार्य का संपादन करे, तभी न्याय की स्थापना होगी। लेकिन यह समन्वय किस प्रकार का होगा? कहा कि यह समन्वय स्वाभाविक प्रकार का होगा, अर्थात जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना कार्य करते हैं, और अपना अपना कार्य करते हुए सारे अंग शरीर के हित के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं, वैसे ही शासक वर्ग शासन का कार्य, सैनिक वर्ग सुरक्षा का कार्य और उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करते हुए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग को बनाए रखेगा। प्लेटो के द्वारा न्याय का प्रयोग नैतिकता के अर्थ में किया गया। इन्होंने इसका प्रयोग नैतिकता के अर्थ में किया गया, इसलिए इसकी एक विशेषता यह है कि प्लेटो का न्याय मूलतः कर्तव्य मूलक अवधारणा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। प्लेटो के द्वारा न्याय को क्या बतलाया गया है? अंतर मन के वस्तु कहा गया, और बतलाया गया कि न्याय मन के अनुसार, गुणों के अनुसार, यह अपने आप से व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है, और उसी स्वभाव को व्यावहारिक मॉडल के रूप में अख्तियार करना न्याय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर विशेषताओं की बात करने के बाद अनेक आधारों पर प्लेटो के न्याय की आलोचना भी की जाती है। सबसे पहला आलोचना है कि यह अन्याय का सिद्धांत यथास्थिति वादी है, इसलिए यह आरूढ़वाद को बढ़ावा देता है। क्योंकि इनके अनुसार दार्शनिक का बेटा बेटी दार्शनिक होगा, लेकिन उत्पादक का बेटा बेटी उत्पादक वर्ग में ही सम्मिलित होगा, क्योंकि इन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस स्थान पर है, जिस वर्ग का सदस्य है, वह वही काम करे और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करे। दूसरा है गुणों के निर्धारण का कोई सर्वमान्य कोई सर्वमान्य आधार नहीं है। अब इस बात को आप कैसे कहेंगे कि किसमें बुद्धि तत्व की अधिकता है और किसमें साहस की अधिकता है और किसमें अधिकता पाई जाती है तृष्णा की? इसका कोई आधार नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आखिर गुणों का विभाजन करेगा कौन? गुणों का विभाजन कौन करेगा? यह बात भी प्लेटो के द्वारा नहीं बतलाया गया। अगर मान लीजिए कि यह गुणों का विभाजन दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाता है,
अगर इसका विभाजन दार्शनिक राजा के द्वारा होता है तब दार्शनिक राजा के निरंकुश होने का भय भी बना रहेगा। इसलिए यह बात भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह निरंकुश हो जाएगा, भाई भतीजावाद इसमें आ जाएगा, अपने लोगों को वह बुद्धिमान घोषित कर देगा, बाकी अन्य को नहीं। अन्य आधार पर अगर देखें तो इसमें प्लेटो के द्वारा व्यक्त के केवल 1/3 गुणों का ही प्रयोग किया जा रहा है, 1/3 गुणों का प्रयोग किया जा रहा है। व्यक्ति का 2/3 गुण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में तीनों गुण पाए जाते हैं। दूसरा, प्लेटो ने इस बात को कहा था कि स्वर्ण तांबे में और तांबा लोहे में और लोहा तांबे में कन्वर्ट हो जा सकता है, लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा इसकी कोई बात नहीं किया। प्लेटो के द्वारा न्याय की व्याख्या नैतिकता के अर्थ में किया है, जबकि वर्तमान में न्याय का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता है। वर्तमान में न्याय की व्याख्या कानूनी अर्थ में है। अगर अगली इसकी आलोचना देखते हैं तो प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य मूलक बतलाया, जबकि वर्तमान में और अरस्तु के भी द्वारा न्याय को अधिकार मूलक बतलाया गया है कि न्याय एक अधिकार मूलक अवधारणा है। इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। बट अगर बात यहाँ पर आलोचना के है, लेकिन आलोचना के बाद भी अगर प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व का निर्धारण करें तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि इनके द्वारा तत्कालीन यूनान के राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए समाप्त करने के लिए लोगों को स्वकर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया। ये इसका महत्व है। तो देखें, प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपने महत्वपूर्ण पुस्तक किसमें किया गया? रिपब्लिक में। इसीलिए इनके पुस्तक रिपब्लिक को गणराज्य के साथ न्याय का दोहरा शीर्षक भी प्रदान किया गया है। इसलिए अगर हमको यह सवाल आए कि रिपब्लिक जो प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको किस अन्य नाम से संबोधित करते हैं, तो न्याय सिद्धांत, क्योंकि प्लेटो के द्वारा अपने विचार दर्शन में न्याय सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो प्लेटो के विषय में हम लोगों ने आज के अपने इस क्लास में बात किया है कि उनका न्याय सिद्धांत क्या होता है। आज का हम लोगों का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।